हाय हेलो, आप सभी का स्वागत है और एक नए जूम वेबिनार में। आज आप सभी को जैसे बताया, मेरा नाम तरुण तेजा एंड आई एम इन एग्रीकल्चर ट्रेनर। आज का टॉपिक भी रिगार्डिंग एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में होने वाला है। एंड द टॉपिक इज जो हम खरपतवारों की, वीड मैनेजमेंट की, न्यूट्रिएंट्स, खनिज तत्व, पोषक तत्वों की जो जरूरतमंद चीजें हैं, ताकि जो किसान अपने जो प्रक्रिया है खेती में वो उपयोग कैसे कर पाए, अप्रोप्रिएट तरीके से उसका सल्यूशन क्या है, उसको कौन से टाइमिंग में क्या डोसेजेस देना है, कैसे हमारा एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ आप इस्तेमाल करके वो किसान भाई ज्यादा उनकी जो पैदावार क्षमता है बढ़ा सके, उनकी जमीन को जैविक में बदल सके। एंड इट्स अ मोटो एंड अ विजन दैट कि जब तक आप सभी किसान को ऑर्गेनिक में नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी वो जो जनरेशनल डिजीजेस हैं, हेरिडेटरी डिजीजेस है, वो वैसे ही आता रहेगा। क्योंकि जो हम खाना खाएंगे, जो हम सेवन करते हैं, उसके उसके अनुसार ही हमारे बॉडी को रिएक्शंस मिलती है, हमारी डिजीजेस को कंट्रोलेबल कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड विदाउट एनी केमिकल रेसिड्यूज जो रहते हैं, विदाउट एनी टॉक्सिन्स अगर ले पाएंगे, तो वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ बीइंग। हेल्थ क्रिएट्स वेल्थ। तो अगर हमको हेल्थ ही चाहिए, तो वी हैव टू फोकस ऑन बेसिकली व्हाट वी टेक एज अ डाइट। तो ये जो आपके घर में कोई भी अगर किसान है या कोई भी खेती में रुचि रखते हैं, तो इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि वो कैसे उनको बदलाव दे सके, वो किसान को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, या हमारा जो उद्देश्य ये है कि वो जो उनकी पैदावार थी, जो वो लगाते थे लागत, उसको कम करते हुए उनके पैदावार को बढ़ाना है। तो दिस मेनली इनकरेजेस ताकि फार्मर को ज्यादा उनको प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन बना रहे एग्रीकल्चर। तो विदाउट एनी ड्यू वी विल बी गेटिंग इनटू आवर टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज आई सेड, द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारा बायोस्टिमुलेंट्स कहलाता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स हैं, बायोस्टिमुलेंट्स हैं। सो वी हैव ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस आल्सो। तो ये डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को आपको चार अदर कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं, जो मैं पहले सेशन में बता चुका हूँ और बहुत सारे सेमिनार्स में, वेबिनार्स में भी बता चुका हूँ। तो यू कैन गो थ्रू यूट्यूब, जो रिकॉर्डेड हमारा ये सेशंस रहते हैं वो रिकॉर्डेड बन जाते हैं। गो थ्रू इट, तो आप फॉलो अप कर सकते हो कि कैसे हमारी हर एक खेती के बारे में, हर एक क्या प्रॉब्लम है किसान को, उसका हमने सोल्यूशन दिया है। नॉट ओनली इन एग्रो केयर बट द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव इन आवर सर्वश्री। सो द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का सभी का आपको वहां पे ट्रेनिंग्स या उसका बेनिफिट्स या उसका फायदे क्या है वो सब जानकारी ले सकते हैं। तो कमिंग टू द स्लाइड, जो टॉपिक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो हम जैविक खेती करते हैं या जो हमारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके जैविक खेती करना चाहते हैं, तो उनको कैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड वीड मैनेजमेंट, तो वो कैसे कर सकते हैं, उनका क्या क्या तरीका है, कितना मतलब कौन से प्रक्रिया से वो कर सकते हैं ताकि उनको ज्यादा मुनाफा मिले, एंड द स्टेजेस एट विच दे हैव टू टेक मोस्ट केयर, ज्यादा ज्यादा जहां पे उनको सतर्क रहना है, उनको खेती को कहाँ जहां पे वो इफेक्ट करता है, द टाइम ड्यूरेशन। तो ये सब आपको यहाँ पे आज डिटेल में जानकारी मिलेगी, ठीक है ना सर? तो एज यू कैन नो, हमारे को पौधे को ग्रोथ के लिए 17 बेसिक एलिमेंट्स चाहिए। एंड इन दैट तीन बेसिक एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं। एंड दीज एलिमेंट्स लाइज लाइक, मतलब एक जीवन है हमारे सभी के लिए, एज ऑक्सीजन इज फॉर अस। कार्बन वैसे पौधे को चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन में, पानी की तरह हाइड्रोजन को मिला के द बेसिक एटमॉस्फेरिक एलिमेंट पौधे को जो चाहिए, वो ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, जो बहुत ही मात्रा में मिल जाता है। नेक्स्ट हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो मैक्रो में आते हैं। एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकेंडरी एंड प्राइमरी कहलाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम भरपूर मात्रा में पौधे को चाहिए, उनको एक मेजर ग्रोथ के लिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये चाहिए, लेकिन एज ए यू कैन यूज एज ए फर्टिलाइजेशन के हिसाब से ये देना बनता है। एंड अदर हैंड वी हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक एंड निकेल। ये एक एक टाइम में एक एक मतलब जैसे हमको विटामिन सभी को चाहिए, ए बी सी डी के,
ये सब हम B12 ये सब हमको क्यों चाहिए? वैसे ही बोरॉन, कॉपर वैसे ही पौधे को भी चाहिए फॉर जनरेटिंग द मोर यील्ड, वो बढ़ पाए, पत्ते की सतह बढ़ पाए, ऑक्सीजन की मतलब जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो सक्रिय हो सके। ये सब चेक करने के लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो दैट विल बी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे आज। और उसके बाद में ये डिटेल में हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या सिम्टम्स रहती है, उनका क्या दिखावा रहती है, तो हम पहचान सकें उनकी ये खामियां के कारण पौधे ऐसे दिखता है। तो ये सब डिटेल मैंने यूट्यूब में दे रखे हैं। ये आप जाके थोड़ा रिफर कीजिए या आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, ताकि आपको वो जो रेफरेंस वीडियो है जो भी है वो आपको मिल पाए, ठीक है ना? तो दीज आर द प्राइमरी फॉर्म्स। इसी माध्यम से ही पौधे को मिलता है न्यूट्रिएंट्स, और कोई अलग से कोई माध्यम नहीं है। एज ए गैसियस फॉर्म CO2, हाइड्रोजन, ये आपको इरिगेशन चैनल में देना बनता है। और बाकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है NH4 है, नाइट्राइट, अमोनियम, जो मतलब लाइक अमीनो एसिड्स, ये सब पदार्थों में नाइट्रोजन चाहिए। फास्फोरस के लिए HPO4, Hp2O4 माइनस, ये सब आपको एज ए फॉर्म ऑफ पौधे को ये सब चाहिए, इसी माध्यम से चाहिए, ठीक है ना सर? तो उसके लिए क्या है बेसिक? तो बेसिक ये है कि हम जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं उसका क्या है, उसका पॉइंट क्या है? उसका ये पॉइंट है कि जो सिस्टमेटिक हम अपना चुके हैं हमारे खेती बाड़ी में, कि हमको ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करना है, वो पहले ही स्टेप में वो थोड़ा आपको एलिमिनेट कर देना है, उसको कम कर देना है। 50वीं सदी पहले साल में कम कर दीजिए, दूसरे साल में 30%, उसके बाद 20 से लेके 0% करने के बाद आपको सॉइल टेस्ट करना है। सॉइल टेस्ट इज मैंडेटरी प्रोसेस, ताकि आपके मिट्टी की न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम चेक कर पाए। ये जो कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर जो कि हमारे खाद हैं, गोबर के खाद हो या कोई भी ऑर्गेनिकली जो मतलब गल के या सड़ के बना है, जो कि हमारे मिट्टी को प्रदूषण हित करता है, मतलब प्रदूषण फैलाता नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रो खनिज तत्व, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए। बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगाई। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स जहाँ पे आप दे सकते हो। मतलब जैसे कि लेग्यूम क्रॉप्स हो गया, म्युनिसिपल कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सब खाद आपको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ये सब मतलब उसके अंडर में ही आता है। तो डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्या क्या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में दे सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि मैंने आपको एक सभी पौधे की क्या-क्या दिखावट होती है जब भी ये खनिज तत्व कमी होती है। एक ही फोटो में मैंने देख रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ यू आर डन विथ योर स्क्रीनशॉट प्लीज लेट मी नो, तो वी कैन प्रोसीड। क्योंकि जैसे कि बोरॉन की अगर पीला पड़ जाता है, मतलब नए पत्तों में दिखाई देना शुरू होता है। बोरॉन का आपको देख सकते हो सिकुड़ जाना या मुरझा जाना या फल गिर जाना, फूल झड़ जाना। पोटेशियम के धब्बे-धब्बे आ जाते हैं एंड थोड़ा ब्रोंज कलर के भी आ जाते हैं। ये ओल्ड लीव्स में दिखाई देना शुरू होता है। नाइट्रोजन भी ओल्ड लीव्स में दिखाई देना शुरू होता है। तो ये सब आप देख सकते हो कि क्या-क्या कमी और कौन-सी कमी के कारण पत्ते कौन से रंग का दिखाई देता है। तो हियर आई हैव मेंशन्ड, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में डिटेल में जाना है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बोल के। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में। इसी के नाम पे हमारे सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ये सब आपको पोस्टेड मिलेगा, ठीक है ना सर? उसके बाद है द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग मेनली एनालिसिस सेवरल स्टेप्स। वो एक एक स्टेप क्या है? पहला आता है क्रॉप रोटेशन। मेरा पहला जो पिछले वीक का टॉपिक था वो क्रॉप रोटेशन के ऊपर ही था। सो देखिए, आई एम फॉलोइंग ऑल द एथिकल जो टर्म्स, जो टूल्स चाहिए खेती में, वो सब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मोर लाइज विद इन यू कि आप कैसे फील्ड में जाते हैं, हाउ यू प्रमोट, हाउ यू शो योर इनफ कैपेबिलिटीज कि मेरे को खेती के बारे में नॉलेज है। तो हाउ यू गेट? बाय अटेंडिंग वेबिनार्स, बाय अटेंडिंग सेमिनार्स। तो वी हियर द मैनेजमेंट होल्ड की एफर्ट्स ये रहती है कि हम वैल्यूएबल एक नॉलेज दे पाए, ताकि
हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी आईबीओज़ हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनको इतना सेल्फ एक्लेम नॉलेज होनी चाहिए, उनको सेल्फ एक्नॉलेजमेंट रहनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स का कि क्या-क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकता है। उसके बाद ही वी कैन थिंक फॉर मार्केटिंग, राइट? तो ये जानकारी मेनली आपके लिए है ताकि ये आपको एक मतलब पाथ में ले आए ताकि आपको एक ग्रिप मिल पाए सब्जेक्ट के ऊपर या जो भी फील्ड में आप करना चाह रहे हो तो यू कैन एक्सेल इन दैट, ठीक है ना? तो क्रॉप रोटेशन का क्या पॉइंट है ये है कि एक ही खेती नहीं करना है हर एक साल में। 2 बार ती हम 2 बार तो ऐसे ही गेहूँ उगा देते हैं, हम गन्ना उगा लेते हैं, कई जगह तो 2 बार हमारे यहाँ 2 बार चावल भी उगा देते हैं। तो ये एक ही खेती करना बहुत मतलब बुरी है मिट्टी के लिए। तो मिट्टी को एक मतलब जैसे हमको भी हर एक रोज़ दाल-चावल तो हम हर रोज़ नहीं खा पाएँगे। तो मिट्टी को जो पिछले पौधे को जो ज़रूरत नहीं था वो मिट्टी में बच जाएगा। तो वैसे वाला खेत हम लगाएँगे जो जो बच गया है वो खनिज तत्व वो ले ले और बाकी अगले खेत में जो चाहिए वो बचा के रखे। ताकि ये एक कॉम्पिटिशन ना बन पाए या शॉर्टेज ना रह जाए खनिज तत्वों की। तो क्रॉप रोटेशन आप कर सकते हो मतलब नाइट्रोजन बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो कि नाइट्रोजन को लगा के रखते हैं। लेग्यूम क्रॉप्स जैसे कि हमारे बीन्स के कैटेगरीज़ या आप पीस के कैटेगरीज़ या वैसे वाले कैटेगरीज़ में ये आते हैं, नाइट्रोजन को बचा के रखते हैं। तो ये ऑर्गेनिकली बन जाता है और ये पूरे हमारे जो सहायता से वातावरण की सहायता से ही मिलता है, पर हम हमारे किसान क्या करते हैं यूरिया लेके भर-भर के लाएँगे, डालेंगे, जो सूक्ष्म जीव रहेंगे, जो खनिज तत्व रहेंगे उसको मार देंगे केचुए को मार देंगे, उसके बाद वो जो मिट्टी को होता है वो कठोर बना देते हैं, मिट्टी को के एसिडिक बन जाता है, पीएच लेवल बिगड़ जाता है। तो क्रॉप रोटेशन करेंगे तो ये सब दिक्कत देखने के लिए आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंटल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिकली अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स लाइक जो कि ऑर्गेनिक धब्बा लग के आता है या ऑर्गेनिक का जैसे कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक रहते हैं। वी कैन एश्योर दैट कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल इन ट्रीटमेंट्स नहीं रहते हैं। तो ये आप इंश्योर कर सकते हो बाय आवर आईएसओ गाइडलाइंस, बाय डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस जो भी हमारे सप्लीमेंट्स रहते हैं वो सब आप यू कैन सी दे आर प्रॉपर्ली एश्योर्ड विथ सम सॉर्ट ऑफ बॉडी कॉपीराइट्स का कोई भी मतलब सभी का जो भी वी हैव इट्स बीन लाइक वी हैव पुट ऑन एफर्ट्स ऑन दैट हमने उसमें पूरा जान लगा दी ताकि आपको एक सॉल्यूशन प्रूफ एक प्रोडक्ट मिल पाए, ठीक है ना? ये जो एप्लीकेशन अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स रहते हैं वो माइक्रोब्स बोलते हैं। ये क्या छोटे-छोटे बेनिफिशियल बैक्टीरिया खनिज मतलब 2 प्रकार के रहते हैं। मतलब हार्मफुल और बेनिफिशियल। हार्मफुल जो रहते हैं उनको मारना है, बेनिफिशियल को बढ़ाना है। बट केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण सब कुछ मर जाता है। तो ये जैसे कि जिप्सम हो गया, सॉल्ट हो गए, थोड़ा बोर्डेक्स मिक्सचर हो गया या हमारे स्लैग हो गए, बोन मील हो गया, लाइम हो गया, ये सब आप एक नॉर्मल अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स ले सकते हो ताकि आपकी ज़मीन अगर ज़्यादा एसिडिक है तो जिप्सम लगाना या हमारा पीएच बैलेंसर मिला के लगा सकते हैं, एक्वाजेल लगा सकते हैं, यू कैन यूज़ कार्बन ऑल्सो तो ये सब पीएच इम्बैलेंसेस को ये मतलब ऑर्गेनिकली डेरिवेशंस जो कैल्शियम, फास्फोरस को पकड़ के रखने के लिए एक वातावरण क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना सर? उसके बाद कंपोस्ट का सबसे मेन इम्पोर्टेंट खाद का एक ज़माने में हमारे तो खाद से ही उगाई हुई करती थी खेती का, पर आजकल बिना यूरिया, डीएपी, केमिकल सिंथेसाइज्ड फर्टिलाइजर्स का कोई उसके बिना तो कोई सोचता भी नहीं है। पर ये हमको बदलाव लाना है ताकि हमारे मिट्टी में जो प्रदूषण फैल रहा है वो सभी को ना फैले। आने वाले पीढ़ियों को सही अच्छा एक वातावरण हम दे सकें ताकि उनकी जो भी पीढ़ियाँ हैं वो जो केमिकल इंट्रोड्यूस के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे रोग, कैंसर्स या बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड बाय इनटेक ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम वेजिटेबल्स। हम जो खाना खाते हैं उससे ही आती है। तो ये सब कंपोस्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं है, वो नेचुरली डिग्रेडेबल रहते हैं। वो घुल जाते हैं मिट्टी में, मिल जाते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ज़मीन को ज़्यादा पैदावार क्षमता बढ़ाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। तो इन दैट उसमें ही ग्रीन मैन्योर आते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर आते हैं, कंपोस्ट मैन्योर आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर्स रह गए हैं। ठीक है ना सर?
उसी के ही एक रिगार्डिंग में ग्रीन मैन्योर हो गए, जो कि हमारे हरे-भरे पौधे से आता है। पौधे में भी बहुत पोषक तत्व होता है, उसको बस गलना है मिट्टी में। वो प्रक्रिया जल्दी करने में हमारा कार्बन इस्तेमाल हो सकता है, ह्यूमिक लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम ये नहीं बोलते हमेशा खरपतवार इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी प्रक्रिया है जो कि आप उसको अच्छा खासा यूटिलाइज़ कर सको, खाद में बना सको। उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले कि ग्रीन लीफ के क्या-क्या हैं? आपके बाउंड्रीज में जो भी पौधे हैं उसको लगा सकते हो ताकि आपकी मिट्टी की कटाई ना हो, उस सब का आपके पास समाधान रह पाए, ठीक है ना सर? सो ये सब आपके डिफरेंट ग्रीन लीफ क्रॉप्स हैं जो कि आप यू कैन प्लांट बोगनविला हो गया एंड वी हैव क्राइसैंथियम ये सब पौधे को आप इस्तेमाल कर सकते हो एज ए यूजेस ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ये सब में आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी ग्रीन दिख रहा है तो उसको खाद बनाने में बहुत ही आसान रहती है वो अपने आप ही बन जाता है बस मिट्टी में आपको गड़ के उसको डालना है तो द प्रिपरेशन ये सब यूट्यूब में आप देखते हो या आपको मतलब लगभग 200 ऐसे में तो 1 किलो से 10 किलो तक मिल जाता है, लेकिन ये सब आपको खाद के इस्तेमाल करने के कारण मिलता है। पर पहले ज़माने में जो गाय गोबर का मतलब गाय और भैंसे की गोबर थी, उसको इस्तेमाल करके बहुत अच्छा खेती ले लेते। लेकिन उसके बाद जो एमएनसी आ गया, केमिकल्स आ गए, तो ये बर्बादी ही छा रहा है। ठीक है ना सर? उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स का बायो फर्टिलाइजर्स लाइक एजिक्टोबैक्टर एजोस्पाइरिलियम ये पौधे को बहुत अच्छा चाहिए तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस ये सब पौधे को चाहिए ही चाहिए ताकि अच्छा खासा ये एक मतलब आपको रूट डिप में भी मिल जाएगा जड़ की भी ये इसमें मिल जाएगा सॉइल ट्रीटमेंट में क्रॉप रेसिडुअल डिग्रेडेशन में ट्रीटमेंट ऑफ सुएज स्लज ये सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बायो फर्टिलाइजर्स का ये डिपोज़िशन की प्रक्रिया को डिकम्पोज़िशन की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से सक्रिय कर देता है, ठीक है ना सर? एज़ोस्पाइरिलियम मैंने जैसे बोला, राइज़ोबियम, सीवीड एक्सट्रैक्ट, सीवीड हमारे किसमें रहता है? सीवीड ग्रीन में रहता है, ठीक है ना सर? इन ग्रीन वी हैव सीवीड, जिबरलिंस ये सब बायो फर्टिलाइज़र्स, बायोस्टिमुलेंट्स के अंदर ही ये सब आ जाते हैं। ग्रीन में हो गया, जैकपॉट में हो गया, वी हैव इन कार्बन, वी हैव इन आप बोल सकते हो even in some amount we have in pH balancer और उसके बाद we have in humic liquid also. So ये सब प्रोडक्ट्स जो बायो फर्टिलाइजर्स के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू ये क्या है ना क्रॉप रेसिड्यू सबसे बड़ा मतलब ये एक दुविधा है। उसके बाद बच जाता है, उसके लिए ट्रैक्टर चलाइए, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन कठोर बन जाती है, पानी चलाओ, ये सब एक प्रोसेस बन जाता है। तो इस किसान क्या सोचता है जला दें परेली को जलाना है सबसे सही है, लेकिन नहीं, आप इसको खाद बना सकते हैं। इससे आपको अगर उसी के अंदर आप बना के पानी छोड़ के डी कॉम्प्लेक्स आता है, डिकम्पोजिशन मिक्सचर आता है, हमारा ह्यूमिक लिक्विड कार्बन लेके स्प्रे कर देंगे, तो ये खाद बनाने में जल्दी काम आएगा, ठीक है ना सर? ये क्या करेगा मॉइस्चर को बना के रखेगा, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण दे देगा, जर्मिनेशंस के लिए बीज विकसितता में काम आएगा, पौधे की विकसितता में काम आएगा, जड़ की अच्छी खासी पकड़ मजबूती रहे, खनिज तत्व, पोषक तत्व मिल पाए, ये सब में ये काम आएगा। क्रॉप रेसिड्यूज बस जलाना नहीं है, इससे भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देना है। ये सब किस लिए होता है? ये क्रॉप को जलाने के कारण खेती की जो परेली बच जाती है वो जलाने के कारण ही पॉल्यूशन फैलता है। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, गुरुग्राम वो सब एरिया में क्या होता है, वो तो पूरा फॉग स्मॉग बन जाता है ना। तो यू कैन सी इन न्यूज़ आल्सो कि ये पॉल्यूशन ज़्यादा फैल गया, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया इज़ दिल्ली। एक दिन में रहेंगे तो इट्स टेकिंग मतलब एक पूरा हमारे को लंग्स की कैपेसिटी को ब्रीथिंग कैपेसिटी को पूरा बर्बाद करने की पॉल्यूटेंट्स उसमें रहते हैं, ठीक है ना? तो दिस आर द सॉल्यूशंस ताकि हमारी थोड़ी बहुत किसान जो पॉल्यूटेंट्स करते हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं। अब आते हैं वीड मैनेजमेंट और एक बड़े पड़ाव में कि वीड मैनेजमेंट क्या होती है? जो हम खरपतवार को जो वेस्ट मानते हैं, वो भी उसमें भी ग्रीन मैन्योर्स का एक खाद बनाने की ज़रिया होती है। अगर आप केमिकल ना मार के उसको उखाड़ के हर एक 15 से 20 दिन में अगर आप थोड़ी लेबर को देख के भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। नहीं तो आप इंटरक्रॉपिंग
या मिक्स्ड क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, ये सब इस्तेमाल कर सकते हो, एक टेक्निक्स रहते हैं। ये बेसिकली क्या है ना, पौधे को एक वातावरण चाहिए जहाँ पे कंपटीशन नहीं चाहिए। तो कंपटीशन आप जो कंपटीशन बन रहा है उससे ही आप फायदा ले सकते हो खाद बना के। तो खाद की इतनी इंपॉर्टेंस रहती है हर एक जगह में। कवर क्रॉपिंग का मतलब ऐसे देखिए, एक पौधा अलग जाति का दूसरे पौधा, जैसे कि हम गन्ने के बीच में कैरेट लगा देते हैं, या गन्ने की, या हम सोयाबीन कभी-कभी लगा देते हैं, आलू के साथ हम गन्ना लगा देते हैं। तो ये एक क्रॉप रोटेशन हो गया, भिंडी हो गया, हम उसके साथ हम आलू लगा सकते हैं, टमाटर लगा देते हैं कई लोग, ग्रीन पीस और कैरेट लगा देते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे करेंगे ना, तो एक अगर खेत बर्बाद पैसे ना दिया तो दूसरी भी देगी। तो ये एक कवर क्रॉपिंग हो सकता है। दोनों कॉम्पिटिशन नहीं है, ताकि वो जो जिसको जो चाहिए वो ले रहा है विदाउट एनी, जैसे को आपको वेज चाहिए और मेरे को नॉन वेज चाहिए, तो कोई भी है जो कि एक ही हमारे पास वेज और नॉन वेज है तो हम शेयर कर सकते हैं। वैसे ही 2 पौधे को जो ज़रूरत है वो मिट्टी से वही लेगा, दूसरे को जो ज़रूरत नहीं है वो देता रहेगा। और ये एक अच्छा कवर क्रॉपिंग, मतलब ये एक बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है ना? आपको बी मतलब ज़्यादा खरपतवार की जो आपकी समस्या थी, इससे आपको हल भी मिल सकता है। पर ये परिश्रम है कि थोड़ा आपको दुगनी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। बस उसका, लेकिन उसका फल तो मिलेगा ज़रूरी ही है। तो ये आपको थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा किसान को डालेंगे तो कवर क्रॉपिंग के हिसाब से वो ज़्यादा मतलब उनकी ज़्यादा इनकम भी हो सकती है। ठीक है ना सर? मैकेनिकल वीड कंट्रोल, हाँ, ये करना सही है, मैं मना नहीं करता हूँ, पर बट इसके कारण मिट्टी की जो बनावट है वो खराब हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। आप जितनी बार ट्रैक्टर चलाते हो उतनी बार मिट्टी को डिग्रेड कर देते हो। हाँ, चला लीजिए कोई नहीं, पहले हो गया, उसके बाद प्लाउइंग के लिए हो गया, पर आजकल सभी हैंड जो जुगाड़ हमारे अ, इंडिया में है, तो हैंड रिमूवर भी आ गया। तो आप 3 जो पहले एक जहाँ पे आप ज़्यादा 1000, 1500, 2000 देके 1 एकड़ के लिए आपकी खुदाई, मतलब ट्रैक्टर की आपकी पैसे लगती थी। वहाँ पे 3 दिन का काम आप लाइक व्हाट वी कैन से कि एक 5-6 किसान के लेबर्स ही कर देंगे उतने ही पैसे में। तो ये आपको एक सॉल्यूशन प्रूफ मिल जाता है। एंड इसके हिसाब से आप देखेंगे तो कल्चरल मैकेनिकल कंट्रोल तो कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ठीक है ना सर? कल्चरल में क्या है, क्रॉप रोटेशन सबसे मैंने बोला, एक ही खेती नहीं, दू दो 1-2 खेती 1 साल में करनी चाहिए, ताकि अलग-अलग खेती हो सके। कवर क्रॉप्स, कैनोपीज़ लगाना, साइड में मिट्टी की कटाव ना हो, ज़्यादा पैदावार क्षमता आपकी मिट्टी में बना के रखने के लिए, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है ना सर? प्रिवेंटिव मेजर में क्या है, हम ऐसे करेंगे कि आने ही नहीं देंगे। तो क्या करना है, आपको जो भी स्टेराइल एनवायरनमेंट लेके आना है। जब भी खेती करते हो तो पूरे ज़मीन को पूरा अच्छा खासा प्लाउइंग करके उसको एक 15-20 दिन, 1 महीने के लिए पूरा छोड़ दीजिए, उसको फिर से पानी देके करना। तो आपकी जो वीड्स हैं वो तादाद घट सकती है, वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना सर? पर ये क्या करना, आपको रेगुलर मतलब इंटरवल्स में ट्रैक्टर चलाना बनता है, उसके बाद आपको हल ज़्यादा करना बनता है, वीड्स को आस-पास ही नहीं देना है, ताकि वो नहीं हो पाए, उसका बीज ना आ पाए हमारे पास। हम एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में हम कर सकते हैं, बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना सर, जहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स के जैसे बहुत बड़े-बड़े हमारे पास नए-नए टेक्नीक आ गए, तो ये प्रिवेंटिव मेजर भी हो सकता है उसमें। तो यू हैव टू थिंक कि हम सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स, बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, वो एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर, ये एक्वापोनिक्स, ये सब करने में जुटे हैं और उससे फ़ायदेमंद भी बना रहे हैं। So we have new technologies, Israel technologies, we have Mediterranean technologies, जहाँ से हमको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एक्सोटिक क्रॉप्स को उगा के, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के बनते हैं। ठीक है ना सर? बायोलॉजिकल, मैंने बोला 2 प्रकार के कीड़े भी होते हैं, 2 प्रकार के जो मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया, रोग फैलाने वाले जीवाणु जो भी रहते हैं, वो भी 2 प्रकार के रहते हैं। तो आपको हानिकारक को मार के लाभदायक को बचाना है, बट केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण दोनों मर जाते हैं। ठीक है ना सर?
तो ये जो बायोलॉजिकल है, जो हानिकारक पहुंचाएगा वो लाभदायक जाके खा जाएगा। ये बहुत सारे में देख सकते हो, प्रेडिटर्स एक कहते हैं और एक को फीडर्स बोलते हैं। तो ये अपने आप को ही मतलब ऐसे इवॉल्व कर चुके हैं, जो को हमारे लिए हानिकारक है वो खा लेते हैं। तो दीज आर द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब ह्यूमन के लाइफ में देखिए कैसे इंटरडिपेंडेंस है। अगर इफ वी एक्सप्लॉइट, हम ज्यादा उसको खराब कर देंगे, तो जो बनाई बनाई चीजों को हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उसको कठिनाई बना देते हैं। तो ये जो केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण, हाँ, मैं बोल सकता हूँ आपको एक छोटे दिन के लिए आपको मतलब सॉल्यूशन मिल जाता है, पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता है। ये जो जैविक तौर तरीके होते हैं या जो बायोस्टिमुलेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसका इस्तेमाल करने के कारण ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देते हैं। तो ये सोचनी चाहिए हमारे किसान भाई लोगों को। ठीक है ना सर? या तो अभी तक हमने वीड मैनेजमेंट और यस, तो अभी जो जो भी अभी मतलब लाइक हमने बताया, ये सब आपके लाइफ बीइंग में या कोई भी खेती करते हैं उनके लाइफ बीइंग में थोड़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ये सब हम। ठीक है ना? तो ये जो भी मतलब अभी तक मैंने बताया, इट्स रिगार्डिंग डिटेली एग्रीकल्चर में कैसे उनको ज्यादा मतलब इनकम की जरिया या उनकी जो कल्चरल टेक्निक्स थे जो कि पहले पहले से वो अपना के आते थे, वो सब धीरे धीरे छोड़ के वो नए नए टेक्निक्स को अपना सकें और वो इनोवेटिव और ज्यादा स्मार्ट वर्क कर सके, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करनी चाहिए, नॉट स्मार्ट वर्क, सॉरी, हार्ड वर्क भी होनी चाहिए, विथ अलोंग विद दैट स्मार्ट वर्क अगर मिलेगा ना, तो वी कैन अचीव मोर। अगर बस हार्ड वर्क ही करते रहें, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारी जो हासिल है, वो जो हमारे फुल पोटेंशियल था, वो नहीं मिल पाता है। ठीक है ना सर? अब आते हैं ऑन द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। तो पहले जो हम आपको स्लाइड प्रेजेंट कर चुके हैं हमारे प्रोडक्ट्स का, इसमें आप देख सकते हो 4 प्रोडक्ट्स है। ये आपकी सॉइल एप्लीकेशन, मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को मिट्टी में मिला के उसको मिट्टी की क्या बोल सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स जो हम बताते हैं, उसी कैटेगरी रेंज में आते हैं ये। सबसे पहले आता है ह्यूमिक लिक्विड, जो कि आपके स्प्रे में इस्तेमाल हो सकता है अलोंग विथ नैनो यूरिया। ये हर 1 लीटर पानी में 2 ml, बीज के उपचरण में, मिट्टी के उपचरण में ये इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे मैंने दे दिया, अगर ड्रिप या ड्रिंचिंग का इस्तेमाल करते हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए। अगर आप 200 लीटर टंकी में मिला रहे हो तो 500 ml, जाहिर सी बात है। उसके बाद ह्यूमस, ह्यूमस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको ग्रेन, जो कि दानेदार जाति का रहती है, जो कि अनाज जाति का रहती है, वो जाति का कोई भी आप इस्तेमाल करते हो तो 2.5 एकड़ के लिए, 2.5 किलो 1 एकड़ के लिए इसमें ब्लैक मैजिक मिलना कंपलसरी है। इवन ह्यूमिक लिक्विड में भी ब्लैक मैजिक मिलना कंपलसरी है। 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हो, या 100 ग्राम हर एक 2.5 किलो डब्बे में मिला के आप इसका यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके खाद, गोबर किसके साथ भी मिला के छिड़काव कर सकते हो, फेंक सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद आ गया ह्यूमिक ग्रैन्युल्स। जो भी आप खेती करते हो, इवन अनाज का हो, सब्जियों का हो, फूल हो, जो भी जो भी आप इस्तेमाल करते हो, फल का हो, जो भी करते हो खेती में, तो इसको सॉइल एप्लीकेशन में दे सकते हैं। ये 5 किलो का पैकेट आता है, इसमें ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिक डेरिवेटिव्स एंड इनर्ट कैरियर्स रहते हैं इसमें। ये सभी को आपको जड़ की विकसितता, मिट्टी की बनावट, उसको मतलब भुरभुरी बनाना, उसके पीएच को इम्बैलेंस नहीं करने देना, तो ये सब में ये काम आएगा। एंड ये 5 किलो का 1 एकड़ के लिए होता है। 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला के कोई भी आप दानेदार जो सार डालते हैं उसके साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो। तो ये 4 प्रोडक्ट्स बेसिकली सॉइल एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारे पास एक्वाजेल है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर पानी कम भी हो या ज्यादा भी हो तो दिक्कत करता है, तो एक्वाजेल क्या करता है, वो पर्याप्त मात्रा में पौधे को जितना पानी चाहिए उतना वो देता है, बाकी वो बचा के रखता है, बाकी या वो छोड़ देता है। बट जब ये खड़ी रहती है, तो ये क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, खड़ी होने पर पौधे को पर्याप्त मात्रा में
जो मतलब जड़ को गल जाना, सड़ जाना वो सब हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो गल जाता है या सड़ जाता है उसके कारण क्या होता है, पौधे की विकसितता अच्छा खासा नहीं हो पाता है। सूखापन बढ़ना, मिट्टी की कटाई हो जानी, मिट्टी को पकड़ के रखना जड़ के पास, ये सब काम एक्वाजेल का होता है। ये 1 किलो या 2 किलो ले सकते हो 1 एकड़ के लिए। अगर हर एक पौधे को चाहिए तो 60 से 50 ग्राम इसको आप ह्यूमिक ग्रैन्युल्स ब्लैक मैजिक के साथ मिला के दे सकते हो, या ये आपको ह्यूमस और हमारे ब्लैक मैजिक को ये दोनों मिला के आप दे सकते हैं, ठीक है ना? पर ये पानी में मिलाने की चीज़ नहीं है, बस ह्यूमिक लिक्विड अभी मैंने जो बताया ह्यूमिक लिक्विड एंड ब्लैक मैजिक पानी में मिल सकता है, और आप बाकी जो है ये रेत में, खाद में जिसमें भी मिलाना चाह रहे हो उसमें मिला सकते हो। ठीक है ना सर? समझ में आ रहा है? इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो लास्ट 15 से 20 मिनट हम लेंगे, आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस रहेगा, वहां पे आप मेरे साथ रूबरू होके बात कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क ओवर देयर। आप हैंड रेज कीजिए, आपका इंट्रोडक्शन हमको चाहिए, उसके बाद यू कैन आस्क आवर क्वेश्चन। आई विल बी देयर विथ एनी सॉल्यूशन यू नीड रिगार्डिंग एग्री केयर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना सर? अब आते हैं ग्रीन। ग्रीन एक बायोस्टिमुलेटिव प्रोडक्ट है जिसमें आपको मैंने जैसे बताया था, ह्यूमिक लिक्विड आप बीज के उपचरण में इस्तेमाल कर सकते हो, जड़ के उपचरण में दे सकते हो। जो पहले मैंने प्रोडक्ट्स बताया थे, 5 पहले प्रोडक्ट्स, वो बेसिकली आप 15 टू 30 डेज के अंदर दे देनी चाहिए, ठीक है ना? अब जो बता रहे हैं ये 30 से 45 डेज के अंदर दे सकते हैं। ये आपको पत्ते को विकसित करने में, कान की मजबूती, जर्मिनेशन, बीज से पौधे आने की विकसितता में काम आएगा। और ये आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री काई से भरा हुआ रहता है। जैसे हमको स्पाइरुलिना पौधे को, वैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट। पॉलियर स्प्रे में आप 2 से 3 एमएल हर 1 लीटर पानी में मिला के हमारे कोई भी प्रोडक्ट के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात है, और एक प्रोडक्ट है जैकपॉट, जो कि गिबरलिंस, साइटोकाइनिन्स, ये सब हार्मोन से भरा हुआ रहता है। हमको जैसे हार्मोन्स एक विकसित मतलब एक अ, जो कि ग्रोइंग पर्पस में कोई भी पौधे को भी हो या हमारे इंसान में भी हो, वो हार्मोन्स डेवलपमेंट चाहिए, तो दैट हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, चेक करने के लिए ये जैकपॉट सही है। जो फल गिर जाना, फूल गिर जाना, और बुढ़ापा जल्दी आ जाना, इस सब में ये बचाने में काम आएगा हमारा सर्वर जैकपॉट। ये 0.5 टू 0.7 एमएल हर 1 लीटर पानी में, 15 से 15 लीटर टंकी में आप 0 सॉरी, लाइक अराउंड 50 एमएल ऐसे मिला सकते हैं, सॉरी, 0.5, 0.5 और 15, या लाइक अराउंड 15 टू 20 एमएल ऐसे ले सकते हो फॉर एवरी 15 लीटर्स ऑफ वाटर। इसको लेके आप मिला दीजिए, लाइक अराउंड हमारा ग्रीन हो गया, या हमारा वी कैन से हमारा कार्बन हो गया, हमारा पीएच बैलेंसर हो गया, या आप जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करते हो, बोरॉन का कैल्शियम का, ये सब मिला के स्प्रे हो सकता है। ये 15 लीटर टंकी में 5 से लेके 7 एमएल मिला दीजिए। और अगर फल फूल होने के बाद डाल रहे हो तो यू कैन स्प्रे अप टू 15 टू 20 एमएल। 45 डेज के बाद आप ये डाल सकते हो, 45 डेज के अंदर या उसके बाद, ठीक है ना? फल फूल जब निकलने से पहले। उसके बाद आता है पीएच बैलेंसर। पीएच बैलेंसर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप 3-4 प्रकार का कोई भी केमिकल ले रहे हो, तो उसको जैसे कि खरपतवार हो गया, या कोई भी कीटनाशक हो गया, या कोई भी आपकी दवा होगी जो कि रासायनिक से पीड़ित है, तो उसको आप लेके ये आप स्प्रे कर सकते हो। कोई भी पानी को ये पीएच बैलेंस कर देता है, मिट्टी को पीएच बैलेंस कर देता है। ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण एसिडिक या सोडिक बन जाती है। तो जो भी पानी या जो भी आपकी मिट्टी अगर ज़्यादा एसिडिक है, पीएच 7 से 8 है, तो 500 एमएल हर 1 लीटर पानी में ड्रिप में देना, और 1 एकड़ के लिए 750 एमएल अगर आपको ये अबव 8 दिखता है, ठीक है ना? 8 के ऊपर अगर दिखता है, 750 एमएल 1 एकड़ के लिए। स्प्रे में कर रहे हो तो 0.5 एमएल हर 1 लीटर पानी में, वैसे ही जैकपॉट जैसे ले रहे थे वैसे ही इसको लेना है। अगर पानी ठीक है और ये उससे कम है, मतलब आपकी वी कैन से कि आपकी पानी एसिडिक हो गई है,
या आपकी पानी अगर सोडिक बन जाती है या अल्कलाइन बन जाती है तो पीएच आपको 8 से ऊपर दिखता है। पर ये आपको 0.75 एमएल पर 1 लीटर पानी में किसी के साथ भी आप दे सकते हो। बट ये पीएच को आपको देखना बनता है। ठीक है ना सर? उसके बाद आते हैं कार्बन। कार्बन एक ऐसा ऑलराउंडर प्रोडक्ट है जो कि आपको हर एक वक़्त में ये आपको सहायता करेगा। जैसे कि वेजिटेटिव ग्रोथ, पत्तों की, टहनियों की, फलों की विकसितता में सर्वग्रीन के साथ दे सकते हो। रूट डेवलपमेंट के लिए ह्यूमिक लिक्विड या ब्लैक मैजिक जड़ की विकसितता के लिए। बीज के उपचरण में सर्वनीम ह्यूमिक लिक्विड को छोड़ के इसको भी दे सकते हो। माइक्रोबियल पेस्ट मैनेजमेंट में सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड के साथ भी दे सकते हो। तो ये 2 एमएल हर 1 लीटर पानी के हिसाब से किसके साथ भी मिला के देना, आपको जो कि फास्फोरस, कैल्शियम जो कमी रहती थी मिट्टी में, वो सब कमी को ये भाप के ये आपको उसको पकड़ के ये ऑल राउंड ग्रोथ देने में काम आएगा। ठीक है ना सर? उसके बाद आ गया हमारा सर्वोमैक्स। सर्वोमैक्स इज़ अ वेक्टर स्प्रेडर एंड इट्स एन एक्टिवेटर। ये वेक्टर स्प्रेडर एंड एक्टिवेटर का काम क्या करेगा कि आपकी जो वो प्रोटीन सिंथेसिस रहती थी या क्लोरोफिल फॉर्मेशंस रहती थी या आप कोई भी पौधे की सरफेस में मॉइस्चर कंटेंट आप भराना चाहते हो, तो ये सब भरने में काम आता है। उसके बाद आप ये हर एक लाइक 5 टू फॉर एवरी लीटर ऑफ वाटर 2 एमएल आप दे सकते हो इसको। ये कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट में आती हैं। इसके अलावा आप स्टिकर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये एक मिश्रण घुलाने में काम आता है, चिपकने में काम आएगा, बारिश होगी धुलने से बचने में भी काम आएगा, स्टोमेटो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में दिखने में भी काम आती है, बंद होने में, खोलने में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये 0.5 एमएल हर 1 लीटर पानी में दे सकते हैं या आप लगभग 15 लीटर टंकी में 5 से लेके 7 एमएल दे सकते हो इसको सर्वो स्टिकर को, ठीक है ना? अब आते हैं सबसे अभी तक मैंने जो बताया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड वीड मैनेजमेंट के लिए मैंने बता दिया, ठीक है ना सर? अब तो हो गया पौधे में सबसे किसान को सबसे प्रॉब्लम कहाँ से होती है? कीड़े-मकोड़े या बीमारी से। तो उसके लिए हमारे पास कुल मिला के 4 प्रोडक्ट्स हैं। वो है नीम, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड एंड फंजी। तो ये नीम जो है ये 2500 पीपीएम का रहता है और ये हर एक 15 दिन, 10 दिन के बाद आप स्प्रे करेंगे तो केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। ये आपको 2 लीटर हर 1 लीटर 2 एमएल हर 1 लीटर पानी में लेना है, घुल के किसी भी एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के मिश्रण में मिला के स्प्रे कर देना है, ठीक है ना? ये अगर आप बीज के उपचरण में कर रहे हो तो 30 एमएल इसका लीजिए, 30 एमएल ह्यूमिक लिक्विड या कार्बन का, 30 एमएल ग्रीन का लेके बीज को भिगो के उसको आप बुवाई कर सकते हो या नहीं तो आप इसको जड़ जब आप मतलब रुपाई करते हो तो जड़ को भिगो के वो सेम मात्रा में जड़ को भिगो के उसको 30 लीटर पानी में जो भी आप ले रहे हो 30 एमएल तीनों का, तो वो भिगो के आप उसको बुआई कर सकते हो या आप उसका स्प्रे कर सकते हो 15 के 30 दिन के अंदर। तो ये तीनों काम आप साजिए से नीम के साथ करना जरूरी है बीज के उपचरण में, कोई भी रोग के ना आने में, ये सब में, ठीक है ना? अब आते हैं सर्वर डॉक्टर गोल्ड। सर्वर डॉक्टर गोल्ड एक नाम से ही आपको जानकारी ले मिल जाएगी। ये डॉक्टर की तरह सब रोग को भाप के ये आने नहीं देता है। जैसे कि एंटीवायरस हो गया, एंटी फंगल हो गया, एंटी बैक्टीरियल, माइक्रोबिसाइड एंड जर्मिसाइड। ये 5 प्रकार को एक ही प्रोडक्ट खत्म करने में साथ मतलब उतनी ताकत रखता है एंड ये आपको कंट्रोलिंग आने में देगा। ये आपको प्रिवेंटिव मेजर्स में नहीं, आपको प्रिवेंशन करना है तो इसको पहले लगाना है। आने के बाद कंट्रोल ही हो सकता है, वायरस भी हो गया, वो कंट्रोल ही हो सकता है, ठीक है ना सर? और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली 100% ऑर्गेनिक है एंड रेसिड्यू फ्री है एंड हार्म फ्री टू क्रॉप है, टू लैंड है, टू वाटर है, टू सॉइल है। तो ये सभी को प्रदूषण फैलना मतलब प्रदूषण फैलाता ही नहीं है। बट अगर मार्केट में जाएँगे तो हर एक केमिकल का एक-एक रोग के लिए एक-एक केमिकल देना बनता है और एक-एक का कीमत कितना रहता है कि 2000 के आस-पास। इससे आधा से आधा तो हमारा प्रोडक्ट है। तो ये आप हर एक 10 से 15 दिन विथ नीम ऑयल मिला के देना बनता है ताकि आपको कोई भी केमिकल की इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। अब आते हैं फंजी। सर एडवांस स्टेजेस फंगल इन्फेक्शन में
लीफ स्पॉट, ब्लास्ट डिजीज, रस्ट डिजीज, ये सब जब लगते हैं तो ये फंगल थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट समझ लीजिए। ये अगर जो भी जलना सड़ना जो भी मतलब जो भी वैसे सट जाते हैं वैसे वाले में ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में विथ अलोंग विथ नीम ऑयल, वो भी 2 ml हर 1 लीटर पानी में। ये आप 40 से 50 दिन के अंदर ये स्प्रे कर दीजिए जो भी अभी बता रहे हैं। उसके बाद आता है सुपर गोल्ड। सर मैंने क्या बताया था, 2 प्रकार के कीड़े रहते हैं, तो 2 प्रकार के कीड़े में हमको केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण दोनों मर जाते हैं। पर सुपर गोल्ड अगर हम इस्तेमाल करेंगे, सुंडियाँ हो गए या हमारे लीफ माइनस, एम्फिड, जैसिड, माइट्स, ये सब कैटरपिलर, ये सब को घटाने में काम आएगा और ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाता है, ठीक है ना? जो हानिकारक को उसको मारेगा, लाभदायक को बचाएगा। तो इसी काम करेगा ये। 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में अलोंग विथ नीम ऑयल, 2 ml हर 1 लीटर पानी का, ठीक है ना? तो ये हमारा कुल मिला के वी कैन से दीज़ आर ऑफ 15 प्रोडक्ट्स जो कि बुवाई से लेके कटाई तक आपको हर एक का समाधान मिल जाता है। तो अलोंग विथ दैट आई कैन से दैट ये जो भी हम बता रहे हैं इट्स रिगार्डिंग ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, ताकि आपको एक नॉलेज मिले, आपको एक मटेरियल मिल सके, ताकि एक टूल बना जाए, ताकि आप एक कहीं पे जाएँगे तो इसका जब भी हम बताते हैं ये आप जानकारी लेके दूसरों को फैलाएँगे तो उनकी भी सॉल्यूशन हम दे सकते हैं एंड वी कैन जनरेट इनकम थ्रू दैट आल्सो। तो ये एक स्टेप है ताकि सो दैट यू कैन एक्सेल इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना सर? सो आई थिंक वी आर डन विथ आवर टुडेज ट्रेनिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना है, जानकारी लेनी है, कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या कहीं से भी आपको सहायता कुछ मिल सके रिगार्डिंग एनी क्वेरीज इन एसएचपीएल तो आप मेरे से अभी हैंड रेज़ करके पूछ सकते हो। या आपको अगर कुछ बताना है तो यू कैन रेज़ योर हैंड एंड आपको इंट्रोडक्शन देना है। अगर आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं चैट बॉक्स में पढ़ के भी आपको क्वेश्चन बता दूँगा उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है ना सर? यस। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज़ रेज़ योर हैंड ताकि आप बात कर सकें मेरे से एंड आई विल से टू अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस उसके बाद बात कर सकते हैं। एंड प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ वाज टुडेस सेशन और कुछ आपको कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड या यू कैन से हाउ कैन आई कैन improve something. You can give me points also, tips also in chat box. Okay. Yeah, I got a question from मोहम्मद सिंह जी। सर आम के पेड़ के ऊपर क्या क्या यूज करे, अभी अभी तो आम का फूल या एग्जैक्टली अभी तो आम का फूल थोड़े थोड़े आए होंगे, छोटे छोटे कलियां भी आए होंगे आम की। तो एक तो जड़ के पास आप माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर दीजिए, बोरॉन का, सल्फर का, मैग्नीशियम का, मॉलिब्डेनम का। ये आप कोई भी मार्केट में कोई भी किसके पास भी जाके माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर बोलना, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर, तो वो दे देंगे। हर 1 लीटर पानी में 3 ग्राम मिलाना और इसको 20 लीटर टंकी में हमारा ह्यूमिक लिक्विड, जैकपॉट एंड हमारा ग्रीन, ये तीनों मिला लीजिए। उसको 2 ml लेना, जैकपॉट को 5 से 100 ml लीजिए जैकपॉट, 100 से 50 ml लीजिए जैकपॉट, ठीक है ना? 200 लीटर टंकी में मिला दीजिए, हर एक पौधे को 10 से 12 लीटर पानी देना उसका, ठीक है ना? तो ये आपकी पौधे को अच्छा खासा विकसित करने देगा। फल-फूल जो झड़ रहे हैं, जो फूल बन चुके हैं, वो ब्राउन होके झड़ जाते हैं, तो उससे भी वो बचाएगा। छोटे-छोटे जो कलियाँ आ गई हैं आम की, वो जो गिर जाते हैं, उससे भी ये बचाएगा, ठीक है ना? Plant growth in terms of what, sir? Susila, सुशील पिंटू सर, आप इन टर्म्स ऑफ किसके बारे में बोल रहे हैं कि आपको पत्ते विकसितता, जड़ की विकसितता, तो ये है। पौधे को बढ़ाना है तो 3 प्रक्रिया में आप बोल सकते हो। जड़ की विकसितता में 4 प्रोडक्ट्स मैंने बोला, ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, ब्लैक मैजिक, एक्वा जेल एंड आप ह्यूमस का इस्तेमाल कर सकते हो जड़ की विकसितता के लिए। पत्तों की वो सब के लिए ग्रीन हो गया एंड यू कैन गो फॉर कार्बन, ये सब में पीएच बैलेंसर के साथ, मैक्स के साथ, जैकपॉट के साथ कर सकते हैं। ठीक है ना सर? लहसुन 3 महीने की हो गई है सर।
3 महीने की हो गई है तो ऑलमोस्ट आसपास आप और 1 महीना ही बस बचा है और 10-20 दिन के बाद कटाई तो होगी। तो आप क्या लहसुन है या क्या है? या सॉरी लहसुन है, सॉरी, सॉरी। तो ये क्या कीजिए आप अभी के लिए हमारा सल्फर बेस्ड कोई भी हो उसको लीजिए, सल्फर बेस्ड, पोटेशियम बेस्ड लीजिए, कोई भी एनपीके लीजिए जिसमें आप डाल सकते हो उसके साथ। हमारा आप व्हाट वी कैन से जैकपॉट लीजिए, ग्रीन लीजिए, मैक्स लीजिए, ये 3 लेके स्प्रे कीजिए पहला, ठीक है ना सर? या मेरे को हो सकता है तो फ़ोटो भेजिए, मैं बता दूँगा। पान की खेती के लिए बसंती लाल जी को मैंने बताया लहसुन की खेती के बारे में। पान की अभी मौमिता सिंह पान की खेती के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए और किस तरह टाइम पे देना चाहिए? ये आपको मेरे पास एक पीडीएफ है आप मेरे को हाय भेज देंगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है ना? प्लीज़ आपके अपलाइन से या कोई भी जानकार हैं जो कि आपको शेयर कर रखे हैं, उनसे मेरा नंबर माँग लीजिए, वो मिल जाएगा या आई एम ड्रॉपिंग माय फ़ोन नंबर हियर सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर फ़ोटो और मैसेज ही भेजना व्हाट्सएप में। कॉल अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो कॉल कर दीजिएगा, पर अगर फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो आप समझ लीजिए मैं मीटिंग में हूँ तो नहीं उठा रहा हूँ। तो प्लीज़ ये माइंड में रख के कर दीजिएगा। थैंक यू। या आई गॉट प्रकाश गवाराल सर सर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड लेट अस नो व्हाट यू वांट टू आस्क। प्रकाश प्रकाश गवाराल सर। प्रकाश जी प्लीज़ अनम्यूट कर सकते हो, हैंड रेज़ कर रखे हैं आपने। तब तक के लिए और क्या कुछ पूछें? सर नीतीश जी, कौन है? नीतीश सर। या अ सर ब्रिंजल की पौध रेडी की थी बट अभी तक बड़े नहीं हो रखे हैं पौधे। सर प्लीज़ आप मेरे को फ़ोटो भेज दीजिए, मैंने नंबर डाल रखा है नीचे उसी चैट बॉक्स में। प्लीज़ आप मेरे को फ़ोटो भेज दीजिए। आई कैन से मतलब आपको सॉलिडली एक प्रूफ मिल जाएगा। नहीं तो ओवरव्यू अगर देना है तो ब्रिंजल की पौध रेडी हो कितने दिन का हो गया ये सब मेरे को बताना चाहिए सर, तो मैं आपको बता पाऊँगा क्लियरली। आई थिंक नोबडी इज़ देयर टू आस्क मी एनीथिंग या कुछ बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। प्रकाश जी इफ यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट प्लीज़ डाउन आप हैंड रेज़ डाउन कर सकते हो। सर ही इज़ नॉट रिस्पोंडिंग। कोई नहीं सर शिवाना गौड़ा गौडर सर कोई बात नहीं यू कैन गो थ्रू इन यूट्यूब यूट्यूब में जाके आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। नो इश्यूज़ नथिंग लेट सभी को काम रहती है पर आइंदा जब भी रहते हैं तो ईयरफ़ोन्स एक डाल दीजिए ताकि ये सेमिनार आप सुनते रहेंगे, काम भी होता रहेगा। ठीक है ना? सुभाष सरकार जी आप बात कर सकते हो। सुभाष सरकार सर अनम्यूट करके बात कर सकते हो, कुछ पूछना है तो। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। हम असम से बोल रहा हूँ। बहुत-बहुत टोमेटो बढ़िया। टोमेटो खेती में ब्लाइट के लिए क्या क्या देना पड़ेगा? ब्लाइट के लिए? हाँ, ब्लाइट बीमार के लिए। ब्लैक बीमार मतलब ब्लाइट एक बीमार रहती है, हाँ। ब्लैक बीमार रहती है। ब्लैक मतलब हाँ, कैसे क्या ब्लाइट बोल और अ, जो पौधे एक राती में अम, गिर जाएगा, मारा जाएगा। बंगाली में बोलना चाह रहे तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड बिट ऑफ बंगाली। बंगाली में बोल हाँ, बंगाली में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है सर? बंगाली में ही बोल दीजिए अगर आपको कुछ बोलना है तो आई एम बंगाली नॉट में। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, টমেটো খেতিতে একদিনের মধ্যে যে পচা বেমার লাগে, पोसा ওটার জন্য কি কি बीमार দিতে হবে? ओके, ओके। अभी कितने दिन का हो গাছের गया पोसा পাতাগুলা पोसा बीमारी लग के अभी तो कितना दिन हो गया? ना, अभी तक नहीं लगा है, लगेगा। ओके, ओके, मैं समझ गया प्रिवेंटिव मेजर के हिसाब से बता रहे हो। तो नीम ऑयल, हाँ। डॉक्टर गोल्ड एंड सुपर गोल्ड ये 3 लीजिए। नीम ऑयल 2 एमएल, डॉक्टर गोल्ड एंड दू- सुपर गोल्ड 1-1 ग्राम लीजिए, उसको 15 एक लीटर एक टैंकी में मिला के स्प्रे कर दीजिए। ठीक है ना? डॉक्टर को 1-1 ग्राम ना?
डॉक्टर गोल्ड एंड सुपर गोल्ड 1-1 ग्राम, नीम ऑयल 2 ml हर 1 लीटर कि, पानी। कितना दिन? ये 10 से 15 दिन के बाद आप मतलब हर एक 10 से 15 दिन के बाद स्प्रे करते रहेंगे तो कोई रोग और कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कीड़े भी नहीं आएंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रोथ के लिए फिर से ग्रोथ के लिए जैकपॉट मैक्स एंड ग्रीन दे सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष सर। सर और कोई है तो ऐसे पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी आपको बीमारी या कोई भी कीड़े या कोई भी खेती के रिगार्डिंग सोल्यूशन चाहिए या कोई भी आपको क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी हियर। फील फ्री टू आस्क मी, या क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो आप। काजू, ବଣମାଲି, ବଣମାଲି ଜେନା ସାର୍, କାଜୁ ବଉଳ ନିଆ क्या देंगे सर? हाँ, काजू बौଳ ହେଇଗଲାଣି, କଣ ଦବାର ଅଛି? ଓକେ, ଆମେ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ କୁ ଛାଡିକି ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସ କୁ ଛାଡିକି ହ୍ୟୁମିକ ଲିକ୍विଡ ଦେଇପାରିବେ, ହ୍ୟୁମିକ ଲିକ୍विଡ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ଟାଙ୍କିରେ 500 ml ମିଳେଇ ଦିଅ, ତିନିଟା ଯାକ 100 ml ଜ୍ୟାକପଟ୍ ମିଳାଅ। ଏଇଟା ମିଶେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ସବୁ ଜଡ଼ ପାଖରେ ସ୍ପ୍ରେ ହବନି, ସରି, ଜଡ଼ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି सर, यू कैन रिप्लाई मी अगर आपको आंसर मिल गया, because I think you are from Odisha, so I replied in Odia. Yeah. Thank you very much. Yes, so हो गया आज का। I think we are done with today's session. Okay, I think you got it, Banamali Jena sir. Thank you for your reply. तो चलिए, अभी आपको और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या we can close our session. या और कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डालिए या हैंड रेस कीजिए, मैं पूछ सकता हूँ आपसे। ओके, आई थिंक नोबडी इज देयर। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म करते हैं। आई थिंक वी आर डन। Thank you very much. Thank you everybody, Sivana Goda sir. Thank you everybody who are present out here, and thank you for your all your contribution. और एक सेमिनार में आपके साथ जल्दी मुलाकात रहेगी वेबिनार में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वश्री, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीबॉडी।